that is non-current assets, current assets and fictitious assets. आइए इसको एक बार हम लोग ब्लैक बोर्ड पे देख लेते हैं. ये assets are divided into 3, that is non-current assets. इसका डेफिनेशन वगैरह भी तो हम लोगों को लिखा था ना बेटा? Yes, ma'am. Non-current assets, current assets and fictitious assets. These non-current assets are held by the firm for a long period of time. That is called non-current assets. इसको fixed assets भी कहते हैं. Non-current assets में अब हम इसको कहते हैं fixed assets. ये fixed assets आता है. यानी fixed assets किसके कहेंगे बेटा? एग्जाम्पल कल हम लोगों ने लिया था मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग और क्या, फर्नीचर, ये सब लिए थे ना? Yes, ma'am. ये हम लोग एग्जाम्पल लिए थे. एग्जाम्पल में हम लोग लिखे थे प्लांट, मशीनरी और क्या, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और गुडविल भी रखे थे. ठीक है, इस गुडविल को अभी इसको एक्सप्लेन करने के बाद में बताऊंगी. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा घेरा कर लीजिए आप लोग. ये क्या है? ये जो है ना बेटा, ये एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है. ये किसका एग्जाम्पल है? फिक्स्ड एसेट्स का एग्जाम्पल है. मतलब जिस एसेट्स को हम अपने बिजनेस में लंबे समय तक जिसका बेनिफिट ले सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ये फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे. और अब फिक्स्ड एसेट्स में, यानी फिक्स्ड एसेट्स आर दी पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स हम कह सकते हैं. दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स इज दी पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स. ये यहां पे हम इसको ला रहे हैं. देखिए, फिक्स्ड एसेट्स आर, इसको लिख लिया जाए, यहां पे लिख लिया जाए. इट इज द पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स. ये नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट होता है ना? एसेट्स क्या है? एसेट्स यानी वह आइटम, वह चीज जिसका प्रयोग हम बिजनेस में प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए करते हैं और लंबे समय तक करते हैं. लंबे समय तक, 1 साल से अधिक तक करते हैं. ये सब क्या है? हमारे एसेट्स. एसेट्स यानी प्रॉपर्टी. अब उस एसेट्स में हमारा लैंड भी आ जाएगा, बिल्डिंग भी आ जाएगा, मशीनरी भी आ जाएगा, प्लांट भी आ जाएगा, फर्नीचर भी आ जाएगा, गुडविल भी आ जाएगा. लेकिन अब इस फिक्स्ड एसेट्स को हम फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. फिक्स्ड एसेट्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे. मिटा दो बच्चों एग्जांपल. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. इस फिक्स्ड एसेट्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में. ये होगा 2 पार्ट्स में. एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल. मैम ये टेंजिबल इनटेंजिबल क्या आप पढ़ाने लगी? हमने तो आज तक ऐसा कोई वर्ड ही नहीं सुना है. आप कैसे सुनेंगे बच्चों? पहले से आप लोगों ने अकाउंट्स तो पढ़ा नहीं था ना? अभी तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं ना? अभी तो हम लोग एबीसीडी जानना सीखते हैं. तो जब हम लोग एबीसीडी सीखना शुरू करते हैं तो क्या उसके पहले से जानते होते हैं? नहीं ना. धीरे धीरे नए नए लेटर्स जो है हमारे सामने आते हैं, हम उसको जो है मन लगा करके अच्छे से सीखते हैं. और जब वही लेटर जब हम सीख जाते हैं
तो फिर तो हमारी फ्लुएंसी को कोई रोक ही नहीं सकता। हम तो इतने घंटों में इतने बात कर देंगे कि लोग सुनने वाले ऊपर भाग जाएंगे, हम नहीं थकेंगे। नहीं, चलिए, फिक्स्ड एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इसका थोड़ा सा और हम लोग कर लेते हैं। ये फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है ना बच्चों, ये फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है, तो इसमें लगा लेते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड intangible fixed assets, intangible fixed assets। ये tangible fixed assets क्या होता है? Tangible fixed assets are those assets which can be seen, touched, feel and have the monetary value। वह assets जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका एहसास कर सकते हैं और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे ये फैन है ना, ये फैन, ये टेंजिबल एसेट्स है। ये कंप्यूटर है, ये टेंजिबल है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये टेबल जो है ना, ये टेबल जो है हमारा, ये टेंजिबल में आएगा। यानी जिस एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसे हम देख सके, छू सके, जिसका एहसास हम कर सकें और जिसकी फाइनेंशियल नेचर का हो, मतलब जिसका मेजरमेंट हम मॉनेटरी टर्म्स में कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। द एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, टच्ड, फील एंड हैव द मॉनेटरी वैल्यूएशन, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. ओके। इनटेंजिबल एसेट्स, अब एग्जाम्पल में जब हम लोग डालेंगे तो वही जो चीज हम देख सकते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, टेबल, चेयर, व्हीकल एटसेट्रा। और intangible assets, intangible fixed assets are those assets which can neither be seen nor touched but have the monetary value, that is called intangible assets। वह एसेट्स जिसको ना हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, लेकिन इसका मॉनेटरी वैल्यूएशन होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स में जब हम एग्जांपल लेंगे ना बेटा, तो उसमें गुडविल आ जाएगा। इसमें एग्जांपल जो आ जाएगा इनटेंजिबल एसेट्स का, एग्जांपल हो जाएगा गुडविल, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। अब ये सारी चीजें बेटा हम लोग इस क्लास में तो ये पढ़ेंगे, गुडविल थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बाकी ये सब जब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे ना, तब इन सब चीजों को पढ़ा जाएगा। फिलहाल ये जान लिया जाए कि ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब गुडविल समझने से पहले आइए हम लोग थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए। किसका? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का। लिखिए, राइट डाउन। Those fixed assets ये मैं मिटा दूं ना, ये मैं मिटा रही हूं। ये हम लोग लिख रहे हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। लिखिए, those fixed assets, those fixed assets, those fixed assets which have their physical existence, those fixed assets which have their physical existence are called, they are called tangible
tangible fixed assets. Tangible fixed assets, they can be seen, touched, and they can be seen, touched, and feel, and have the monetary value, monetary value. फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं और उसका मनी मेजरमेंट भी कर सकते हैं. हैव देयर मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या है? हैव देयर मॉनेटरी वैल्यू, उसको मतलब कि उसको हम रुपए पैसे के द्वारा जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब लिखिए एग्जाम्पल में लिखिए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एटसेट्रा. यानी वो सभी चीजें जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, जिसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन है और जिसका यूज हम अपने बिजनेस में लंबे समय तक कर सकते हैं. जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहे उसको हम क्या बोलेंगे? ये कहेंगे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. नेक्स्ट लिखिए इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. इसको मिटा दो बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब लिखिए, मैं मिटा रही हूं इसको. देखिए intangible fixed assets. Intangible fixed assets लिखिए those assets which do not have physical existence, which do not have physical existence, they are called, which do not have their physical existence लिखना चाहिए, which do not have their physical existence are called intangible assets. इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए. गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और क्या? पेटेंट्स एटसेट्रा. और भी बहुत सारे आते हैं. एक ब्रांड भी आ सकते हैं, ब्रांड एटसेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स. अब इसमें गुडविल क्या होता है? तो गुडविल को हम कह सकते हैं बच्चों, गुडविल एक शब्दों में कहें तो क्रेडिट वर्दीनेस, या दूसरे शब्दों में कहें तो गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस अमॉन्ग द पब्लिक. बिजनेस का जो भी नाम,
जो होता है ना लोगों के बीच में, एक जो है मन में विश्वास जम जाता है कि एक कंपनी जो है बहुत अच्छा करती है, इसी को हम क्या कहेंगे, गुडविल। लोगों के बीच में जो हमारा रेपुटेशन बन जाता है, रेपुटेशन, द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस अमॉन्ग द पब्लिक, इसको हम देख नहीं सकते हैं बच्चों, लेकिन इसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक मिलता है। एक बार अगर हमारा विश्वास जम जाए ना पब्लिक पर, तो ये लोग जो है लंबे समय तक इसको हमको बेनिफिट देते रहेंगे। कैसे बेनिफिट देंगे भाई? तो उनका विश्वास जम गया कि ये जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता है, क्वालिटी भी अच्छी है, टेस्ट भी अलग, टेस्ट भी जो अच्छा है, और क्वांटिटी भी अच्छा, उसमें कम नहीं रहता है, एकदम सेटिस्फैक्शन मिलता है इसके। तो अब अपने तो खरीदेंगे ही, अपने तो खरीदेंगे क्योंकि उनका विश्वास जम गया है। इसके साथ अगर कोई उनसे जिक्र करेगा कि हमको ये चीज खरीदना है, तो तुरंत एडवाइस करेंगे, अरे यार इस दुकान से नहीं उस दुकान से खरीदो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में उषा कंपनी, उषा का फैन आता है, उषा की मशीन चलती थी, उषा के जितने प्रोडक्ट्स थे उस समय जब खरीदा जाता था, जब लोग खरीदते थे, तो उषा कंपनी को देख के कहते, अरे बहुत बढ़िया, एकदम ब्रांडेड है, बहुत बढ़िया कंपनी से खरीदा है। यानी उषा कंपनी का गुडविल जो है मार्केट में बहुत अच्छा था। अभी रिलायंस का है, रिलायंस कितने वर्षों से बिजनेस चला रहा है ना, तो रिलायंस के द्वारा जो प्रोडक्ट मिल गया, तो एक तरह से उसका मैंने क्रेडिट वर्दिनेस भी बना हुआ है लोगों के बीच में, और उसका ब्रांड नेम भी हो गया, उसका ब्रांड, उसके नाम पर जो बिक जाए वो ब्रांड भी उसका, जैसे टाटा मोटर्स है एटसेट्रा। तो ये सब जो चीजें आएंगी बेटा, अभी तो हम लोग छोटे छोटे क्लास में हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे इस अकाउंट्स के क्षेत्र में, जब आगे क्लास में जाएंगे तो इन सब चीजों को हम लोगों को आगे आगे क्लासेस में बताई जाएंगी कि सब चीजें क्या होती हैं। फिलहाल हम लोग जान ले कि ये इनटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब कि ये इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, न हम इसको देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल इसका एहसास करते हैं और इसका मॉनेटरी वैल्यूएशन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनटेंजिबल एसेट्स। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लिया जाए कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या पढ़ा है। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक आइटम और हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, करंट एसेट्स का एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था क्या? हेलो, Yes, ma'am. करंट एसेट्स का डेफिनेशन वगैरह हम लोग लिख चुके हैं। Yes, ma'am. करंट एसेट्स का एग्जांपल भी लिखे थे ना, ठीक है। Yes, ma'am. बिल्स Yes, ma'am. रिसेवेबल, बिल्स रिसेवेबल का हम लोग कुछ लिखे हैं, बिल्स रिसेवेबल के बारे में डेफिनेशन वगैरह कुछ No, ma'am. नहीं No, लिखे ma'am. हैं? ठीक है। No, ma'am. एक करंट एसेट्स के साथ ना एक और वर्ड यूज होता है, करंट एसेट्स, और एक लिक्विड एसेट्स भी होता है। एक करंट एसेट्स होता है और एक लिक्विड एसेट्स होता है। तो लिक्विड एसेट्स क्या होता है, ये थोड़ा सा जान लिया जाए। मिटा दो ना बच्चों इसको। Yes, ma'am. लिक्विडिटी के आधार पर देखिए, करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको हम एक साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर दें। The assets which will be converted into cash and cash equivalent within a short period of time, that is called current assets. Short period of time यानी वो 12 months रखा गया है, 1 year or 12 months। लेकिन लिक्विड एसेट्स जो होता है, लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स, लिक्विड एसेट्स आर those assets which can be converted into, या those assets which are लिख दिया जाए, which are converted into cash within
very short period of time, very short period of time. During the business course. अब वेरी शॉर्ट का मतलब क्या हुआ? वेरी शॉर्ट का मतलब ये ब्रैकेट में यहां पे लिख लिया जाए 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के शॉर्ट पीरियड के बाद नहीं दिख रहा है ना? यहाँ पे दिख रहा होगा ना? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लिया जाए 3 मंथ्स, यानी वह एसेट्स जो बिल्कुल कम समय में कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल ये हो गया कैश, ये हो गया बैंक, और क्या? वह इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है करंट एसेट्स के अंतर्गत आता है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉन करंट एसेट्स, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स में आता है ना। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर उस इन्वेस्टमेंट का कन्वर्जन 12 महीने में होता है कैश में, तो उसको हम कहेंगे कि ये करंट एसेट्स है। लेकिन वह इन्वेस्टमेंट जो कि जिसका कन्वर्जन हम 3 महीने के अंदर में कैश में कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लिक्विड एसेट्स। क्या कहेंगे उसको? लिक्विड एसेट्स। यानी कि स्टॉक को छोड़ करके, प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ करके और एडवांस टैक्स, इन 3 आइटम्स को छोड़ करके जितने करंट एसेट्स होते हैं ना, वो सब लिक्विड एसेट्स में आते हैं। अब आप लोग कहेंगे मैडम ये क्या क्या बोल रही हैं? प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस के बारे हम लोग को पढ़ा ना, एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था ना। तो इसमें कैश हो गया, बैंक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये लिक्विड एसेट्स में आएगा। कब लिक्विड एसेट्स में आएगा? जिस सेल को, जो हमने क्रेडिट सेल किया, बिल्स रिसीवेबल कहाँ आया? जब हम लोग क्रेडिट सेल कर रहे थे। जिस व्यक्ति को हम लोग क्रेडिट सेल कर रहे थे और उससे कोई प्रूफ के रूप में कुछ भी बिल साइन नहीं करवा रहे थे, तो जिस व्यक्ति को सेल कर रहे थे उसको हम लोग क्या कहते थे? डेटर्स कह रहे थे ना। तो ये डेटर्स भी आ जाएगा। डेटर्स यानी वह डेटर्स जिसको अपने द्वारा खरीदे गए आइटम्स, कमोडिटीज का पेमेंट 3 मंथ्स के अंदर में करना है, वो किस में आ जाएगा? लिक्विड एसेट्स में आ जाएगा। लेकिन वह डेटर्स जो अपना पेमेंट, यानी जो अमाउंट डेटर से हमें मिलेगा 12 महीने के अंदर में मिलेगा, 1 साल के अंदर में मिलेगा, तो वो करंट एसेट्स में हो जाएगा। लेकिन जो 3 मंथ्स के अंदर में मिल जाएगा वो किसमें चला जाएगा? ये लिक्विड एसेट्स में चला जाएगा। यानी वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब हो गया बहुत कम समय में, और उसका अवधि निर्धारित की गई 3 मंथ्स। और बिल्स रिसीवेबल यानी जिन डेटर्स को, जिन कस्टमर को हमने उधार गुड्स तो सेल किया, लेकिन उसके बदले में हमने उससे एक बिल साइन करा लिया, हमने उसे एक बिल एक्सेप्ट करवा लिया, तो वो बिल जो है हमारे लिए क्या कहलाएगी? यानी बिजनेसमैन के लिए क्या कहलाएगी? जो बिजनेसमैन सेल कर रहा है उसके लिए वो हो जाएगी क्या? बिल्स रिसीवेबल। यानी जिस बिल से अमाउंट मिलेगा हमें, बिजनेसमैन को जिस बिल से अमाउंट मिलेगा वो बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, और जिसका बिल का अमाउंट बिजनेसमैन को पेमेंट करना पड़ेगा वो उसके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा, है ना। तो करंट एसेट्स में वो जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक इसमें नहीं आता है। अब हमने एक वर्ड यूज किया, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? आइए हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। ये मैं मिटा दूं बच्चों? आप लोगों ने लिख लिया ना? यस मैम। ठीक है। एक्सपेंसेस यानी खर्चे। एक्सपेंसेस माने खर्चे, जो छोटे छोटे खर्चे हम करते हैं, है ना। सैलरी के रूप में, रेंट के रूप में, स्टेशनरी के रूप में, प्रिंटिंग के रूप में, कुछ नहीं तो स्नैक्स वगैरह लेते हैं, बिजनेस के काम से गए वहां
मैंने हमने कुछ लिया तो क्या कहलाएगा, वो सब एक्सपेंसेस ही है, जो जिससे पैसा बिजनेस से बाहर जाए, है ना। एक्सपेंसेस जो है, ये एक्सपेंसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये दो तरह का होता है। कैसा? तो एक होता है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस वह एक्सपेंस होता है जो कि ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दिया जाए। ड्यू डेट से पहले जिस एक्सपेंस का पेमेंट किया जाए उसको हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। और जो एक्सपेंस ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया जाए, यानी जिस दिन देना है उस दिन हम नहीं दे पाए, उसके बाद आगे देंगे, तो जब ड्यू डेट बीत गया, अभी हमने पेमेंट नहीं किया, तो उसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इस चीज को हम कहते हैं बकाया, अभी भी उधार बाकी है। जैसे हम सैलरी देते हैं, है ना, रेंट पे करते हैं, रेंट भी एक्सपेंस है ना। ये रेंट जो है, रेंट पेड, ये रेंट अगर हम जनवरी का रेंट जो है दिसंबर में ही अगर पेमेंट कर दें, मान लीजिए कि हर महीने हम फर्स्ट पहले ही दिन जो है पेमेंट कर देते हैं, तो फर्स्ट दिसंबर को तो दिसंबर वाला पेमेंट हमने कर ही दिया पूरा, सॉरी दिसंबर का महीना हम फर्स्ट जनवरी को पेमेंट करेंगे, दिसंबर महीने का फर्स्ट जनवरी को करेंगे, और जनवरी का जो है फर्स्ट फरवरी में करेंगे। मान लीजिए जो पेमेंट हमको फर्स्ट जनवरी में करना था, जिसका डेट ड्यू डेट कब था, फर्स्ट जनवरी को था, यानी इसका पेमेंट हमें फर्स्ट जनवरी में देना था, अगर हम फर्स्ट दिसंबर को ही इसका पेमेंट कर देते हैं, किसका, इस रेंट का पेमेंट फर्स्ट जनवरी से पहले ही, फर्स्ट जनवरी से पहले ही फर्स्ट दिसंबर को अगर पेमेंट कर देंगे, तो जो जनवरी का पेमेंट होगा ना, जो जनवरी का रेंट होगा ना, उसको हम कहेंगे प्रीपेड रेंट, यानी अभी इसका ड्यू डेट आया नहीं है, लेकिन हमने उसका पेमेंट पहले ही कर दिया। यानी वह एक्सपेंस जिसका पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही कर दिया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। और वह एक्सपेंस जिसका पेमेंट ड्यू डेट के बाद किया जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि जो हमें फर्स्ट जनवरी को पेमेंट करना था, हम फर्स्ट जनवरी को नहीं कर पाए, अब इसको हम फर्स्ट फरवरी को करेंगे, अभी किया नहीं ना है, करेंगे ना, यानी अभी बकाया, यानी ड्यू डेट आकर के चला गया, लेकिन फिर भी अभी हमने पेमेंट नहीं किया, तो इस तरह के एक्सपेंस को हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो अभी भी बकाया है। तो आइए ना एक बार रिवाइज कर लिया जाए कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से लेकर के 10 मिनट बाकी है, स्टार्टिंग से लेकर के आइए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज किया जाए। हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे क्या, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक बार देखिए, बुक में मत देखिए, मेरे पास देखिए इधर ध्यान से। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, ध्यान से देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पढ़ा था, और उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एग्जांपल के दौरान हमने गुड्स वर्ड यूज किया था, गुड्स। इस गुड्स के बारे में हमने पढ़ा, और इस गुड्स को हमने डिवाइड कर दिया, किसने, एक हमने डिवाइड किया परचेज, परचेज, और एक हमने डिवाइड किया सेल, यानी परचेज अकाउंट वर्ड यूज किया और हमने सेल किया। यानी वही गुड्स यदि हम परचेज करके लाएंगे तो हम उसके लिए परचेज अकाउंट यूज करेंगे, और वही गुड्स जो परचेज करके लाए हैं उसको सेल करेंगे तो उसके लिए सेल्स अकाउंट यूज करेंगे। उसके बाद जब ये परचेज, इसी गुड्स में जो है हम लोगों ने एक और यूज किया था, स्टॉक यूज किया था, इसी में हमने यूज किया था परचेज रिटर्न, परचेज से परचेज रिटर्न एक वर्ड आया था, और सेल से जो है सेल्स रिटर्न वर्ड आया था। ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा था ना, दिखाई नहीं दे रहा है सेल्स रिटर्न, यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो गया सेल्स रिटर्न हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, अब इस परचेज में भी ना, इसको हम दो पार्ट में पढ़े थे, परचेज कैश बेसिस में भी हो सकता है, और परचेज जो है क्रेडिट बेसिस पर भी हो सकता है, क्रेडिट बेसिस पर हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने सेल में भी कैश बेसिस पे भी सेल हो सकता है, कैश बेसिस पढ़ा था,
और क्या पढ़ा था, और पढ़ा था इसमें क्रेडिट सेल भी हो सकता है, यानी क्रेडिट बेसिस सेल में भी हो सकता है। अगर कैश बेसिस पे सेल किया तब तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्रेडिट बेसिस पे सेल किया, परचेज किया, तो जिस व्यक्ति से परचेज किया उसको, इसमें दो वर्ड यूज हुआ था, जिस व्यक्ति को सेल किया, सॉरी, जिस व्यक्ति से परचेज किया और उसके बदले में कोई स्लिप साइन नहीं किया, कोई बिल नहीं साइन किया, तो वो व्यक्ति, माने हमारे लिए बिजनेसमैन के लिए, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, जिस बिजनेसमैन से मैं परचेज करके लाई हूँ और उसके बदले में मैं कोई बिल साइन नहीं की हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी कि ये मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर्स, ये मेरे लिए क्रेडिटर्स है। और यदि मैं उधार परचेज करके ले आई हूँ, लेकिन उसके बदले में अगर कोई मैं बिल साइन करके एक्सेप्ट करके उसके पास दे के आई हूँ, यदि बिल एक्सेप्ट की हूँ मैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्स पेएबल, जिसको शॉर्ट में B/P लिखते हैं। अब आइए ना सेल में देखते हैं, अगर कैश सेल किया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्रेडिट सेल किया, तो क्रेडिट सेल में जिस व्यक्ति को हमने उधार सेल किया लेकिन उसके बदले में उसे कोई स्लिप साइन नहीं कराया, कोई बिल साइन नहीं कराया, तो वो जिस व्यक्ति को हमने सेल किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डेटर्स। और जिस व्यक्ति को हमने उधार सेल किया लेकिन उसके बदले में उसे हमने एक बिल एक्सेप्ट करवा लिया, यानी वो बिल हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी बिल्स रिसीवेबल। और क्या पढ़ा था हमने, बिल्स रिसीवेबल हो गया। उसके बाद स्टॉक को हमने फिर से डिवाइड किया था, कितने पार्ट में, देखिए स्टॉक के लिए जगह तो नहीं है, लेकिन मैं फिर से उसको मैं घुमा के ला रही हूँ नीचे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 3 पार्ट। यस मैम। दिखाई दे रहा है। यस मैम। इस स्टॉक को हमने फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया था, स्टॉक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पढ़ा था हमने, और एक पढ़ा था वर्क वर्क इन प्रोग्रेस, और उसके बाद लास्ट में ये पढ़ा था हमने फिनिश्ड गुड्स हमने पढ़ा था। और उसके बाद बेटा समय तो हमारा हो चला है, 3 मिनट बाकी है आज। इसके बाद हमने एक्सपेंडिचर पढ़ा था, एक्सपेंडिचर में हमने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने एक वर्ड यूज किया था एसेट्स, और एसेट्स को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। फिर फिक्स्ड एसेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉन करंट में एक फिक्स्ड एसेट्स होता है और इस फिक्स्ड एसेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक टेंजिबल नॉन फिक्स्ड एसेट्स और एक इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। फिर से सुन लीजिए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हमने अभी आज ही पढ़ा है। उसमें एक वर्ड और पढ़ लिया जाए, कैपिटल क्या होता है, जिस अमाउंट के साथ हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेटा जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है ना, और जब जो पैसा हम बिजनेस में लगाएंगे ना, जो अमाउंट हम बिजनेस में लगाएंगे ना, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो कैपिटल लिख लीजिए, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, द अमाउंट invested by the owner into the business is called capital। एक वर्ड और लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि अब हमारा समय जो है खत्म होने जा रहा है। आर यू लिसनिंग मी? यस मैम। ठीक है, लिखिए कैपिटल का डेफिनेशन लिख लीजिए। कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, the amount invested by the owner into the business is called capital। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सब तक ना? बाकी यस मैम। अब हमारा समय जो है खत्म होने जा रहे हैं बच्चों। अभी आज तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो चीजें समझ में आई? नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बार फिर से रिवीजन आप लोग करके आइएगा, फिर जहां डाउट होगा उसको क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर माने बिजनेस का मालिक, OWNER, ओनर। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, आइए इसको लिखे लिया जाए।
देखिए अगर दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा। कैपिटल लिखिए, द अमाउंट invested by the owner into the business is called capital। लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा टाइम ओवर होने जा रहा है और अब कल जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ा और इसमें लिक्विड एसेट्स पढ़ा। ये सब एक बार रिवाइज करके तब अगले क्लास में आइएगा, ठीक है? और जहाँ डाउट होगा वहाँ पे पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू मैम। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? मैम पूछना नहीं है? चलिए ठीक है। नो मैम। थैंक यू मैम।